नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी मुबारक बीमारी। रात के 9 बज गए थे। एक युवती अंगीठी के सामने बैठी हुई आग फूंकती थी और उसके गाल आग के कुंदनी रंग में दहक रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। कभी चौंक कर आंगन की तरफ ताकती, कभी कमरे की तरफ। फिर आने वालों की इस देरी से त्योरियां पर बल चढ़ जाते और आंखों में हल्का सा गुस्सा भी नजर आता। कमल पानी में झकोले खाने लगता। इसी बीच आने वालों की आहट मिली। कहर बाहर पड़ा खर्राटे ले रहा था। बूढ़े लाला हरनाम दास ने आते ही उसे एक ठोकर लगाकर कहा, कमबख्त, अभी शाम हुई है और अभी से लंबी तांती। नौजवान लाला हरिदास घर में दाखिल हुए, चेहरा बुझा हुआ, चिंतित। देवकी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और गुस्से और प्यार में मिली हुई आवाज में बोली, आज इतनी देर क्यों हुई? दोनों नए खिले हुए फूल थे। एक पर ओस की ताजगी थी, दूसरा धूप में मुरझाया हुआ। हरिदास, हाँ, आज देर हो गई। तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो? देवकी, क्या करती, आग बुझी जाती थी, खाना ना ठंडा हो जाता। हरिदास, तुम जरा से काम के लिए इतनी आग के सामने ना बैठा करो, बाज आया गरम खाने से। देवकी, अच्छा, कपड़े तो उतारो, आज इतनी देर क्यों की? हरिदास, क्या बताऊं, पिताजी ने ऐसा नाक में दम कर दिया है कि कुछ कहते नहीं बनता। इस रोज रोज की झंझट से तो यही अच्छा है कि मैं कहीं और नौकरी कर लूं। लाला हरनाम दास एक आटे की चक्की के मालिक थे। उनकी जवानी के दिनों में आसपास दूसरी चक्की न थी। उन्होंने खूब धन कमाया, मगर अब वो हालात न थे। चक्कियां कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गई थी। नई मशीनों और इजादों के साथ उसके काम करने वाले भी जोशीले नौजवान थे, मुस्तैदी से काम करते थे। इसलिए हरनाम दास का कारखाना रोज गिरता जाता था। बूढ़े आदमियों को नई चीजों से चिढ़ हो जाती है। वो लाला हरनाम दास को भी थी। वो अपनी पुरानी मशीन को ही चलाते थे। किसी किस्म की तरक्की या सुधार को पाप समझते थे, मगर अपनी इस मंदी पर कूड़ा करते थे। हरिदास ने उनकी मर्जी के खिलाफ कॉलेजिएट शिक्षा प्राप्त की थी और उनका इरादा था कि वो अपने पिता के कारखाने को नए असूलों पर चलाकर आगे बढ़ाएं। लेकिन अब वह उनसे किसी परिवर्तन या सुधार का जिक्र करता तो लाला साहब जामे से बाहर हो जाते और बड़े गर्व से कहते, कॉलेज में पढ़ने से तजुर्बा नहीं आता, तुम अभी बच्चे हो, इस काम में मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तुम मुझे सलाह मत दो, जिस तरह से मैं कहता हूँ काम किए जाओ। कई बार ऐसे मौके आ चुके थे कि बहुत ही छोटे मसलों में अपने पिता की मर्जी के खिलाफ काम करने के जुर्म में हरिदास को सख्त फटकारे पड़ी थी। इसी वजह से अब वो इस काम में कुछ उदासीन हो गया था और किसी दूसरे कारखाने में किस्मत आजमाना चाहता था, जहां उसे अपने विचारों को अमली सूरत देने की ज़्यादा सहूलियतें हासिल हो सके। देवकी ने सहानुभूति पूर्वक कहा, तुम इस फिक्र में क्यों जान खपाते हो? जैसे वो कहें वैसे ही करो, भला दूसरी जगह नौकरी कर लोगे तो क्या कहेंगे? और चाहे वे गुस्से के मारे कुछ न बोलें, लेकिन दुनिया तो तुम्ही को बुरा कहेगी। देवकी नई शिक्षा के आभूषण से वंचित थी। उसने स्वार्थ का पाठ ना पढ़ा था, मगर उसका पति अपने अल्मा मटेर का एक प्रतिष्ठित सदस्य था। उसे अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था। उस पर नाम कमाने का जोश भी था। इसलिए वो बूढ़े पिता के पुराने ढर्रों को देखकर धीरज खो बैठता था। अगर अपनी योग्यताओं के लाभप्रद उपयोग की कोशिश के लिए दुनिया उसे बुरा कहे तो उसकी परवाह न थी। झुंझला कर बोला, कुछ मैं अमृत की घरिया पीकर तो नहीं आया हूँ कि सारी उम्र उनके मरने का इंतजार करूँ। मूर्खों की अनुचित टीका टिप्पणियों के डर से क्या अपनी उम्र बराबर कर दूँ? मैं अपने कुछ हम उम्र को जानता हूँ जो हर किस मेरी से योग्यता नहीं रखते, लेकिन वो मोटर पर हवा खाने निकलते हैं, बंगलों में रहते हैं और शान की जिंदगी बसर करते हैं। तो मैं क्यों हाथ पर हाथ रखे जिंदगी को अमर समझे बैठा रहूं? संतोष का युग बीत चुका है, यह संघर्ष का युग है। ये मैं जानता हूँ कि पिताजी का आदर करना मेरा धर्म है, मगर सिद्धांतों के मामले में मैं उनसे क्या किसी से भी नहीं दब सकता। इसी बीच कहार ने आकर कहा, लाला जी थाली मांगते हैं। लाला हरनाम दास हिंदू रस्म रिवाज के बड़े पाबंद थे।
मगर बुढ़ापे के कारण चौक के चक्कर से मुक्ति पा चुके थे। पहले कुछ दिनों तक जाड़ों में रात को पूरियां न हजम होती थीं, इसलिए चपातियां ही अपनी बैठक में मंगा लिया करते थे। मजबूरी ने वो कराया था जो हुज्जत और दलील के काबू से बाहर था। हरिदास के लिए भी देवकी ने खाना निकाला। पहले तो वो हरजत बहुत दुखी नजर आते थे, लेकिन बघार की खुशबू ने खाने के लिए चाव पैदा कर दिया। अक्सर हम अपनी आंख और नाक से हाजमे का काम लिया करते हैं। लाला हरनामदास रात को भले चंगे सोए, लेकिन अपने बेटे की गुस्ताखियां और कुछ अपने कारोबार की सुस्ती और मंदी उनकी आत्मा के लिए भयानक कष्ट का कारण हो गई। और उन्हें चाहे इसी उद्विग्नता का असर हो, चाहे बुढ़ापे का, सुबह होने से पहले उन पर लकवे का हमला हो गया। जबान बंद हो गई और चेहरा ऐंठ गया। हरिदास डॉक्टर के पास दौड़ा। डॉक्टर आए, मरीज को देखा और बोले, डरने की बात नहीं है, सेहत होगी, मगर 3 महीने से कम न लगेंगे। चिंताओं के कारण ये हमला हुआ है, इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि वो आराम से सोएं, परेशान ना हो और जबान खुल जाने पर भी जहाँ तक मुमकिन हो बोलने से बचें। बेचारी देवकी बैठी रो रही थी। हरिदास ने आकर उनको सांत्वना दी और फिर डॉक्टर के यहाँ से दवा लाकर दी। थोड़ी देर में मरीज को होश आया। इधर उधर कुछ खोजती हुई सी निगाहों से उसने देखा कि जैसे कुछ कहना चाहते हैं, और फिर इशारे से लेखन के लिए कागज मांगा। हरिदास ने कागज और पेंसिल रख दी तो बूढ़े लाला साहब ने हाथों को खूब संभाल कर लिखा, इंतजाम दीनानाथ के हाथ में रहे। ये शब्द हरिदास के हृदय में तीर की तरह लगे। अफसोस, अब भी मुझ पर भरोसा नहीं, यानी कि दीनानाथ मेरा मालिक होगा और मैं उसका गुलाम बनकर रहूंगा। ये नहीं होने का। कागज लिए देवकी के पास आए और बोले, लाला जी ने दीनानाथ को मैनेजर बनाया है। उन्हें मुझ पर इतना भी ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं इस मौके को हाथ से न जाने दूंगा। उनकी बीमारी का अफसोस तो जरूर है, मगर शायद परमात्मा ने मुझे अपनी योग्यता दिखलाने का अवसर दिया है और मैं इससे जरूर फायदा उठाऊंगा। कारखाने के कर्मचारियों ने इस दुर्घटना की खबर सुनी तो बहुत घबराए। उनमें कई निकम्मे बेशरफ आदमी भरे हुए थे जो सिर्फ खुशामद और चिकनी चुपड़ी बातों की रोटी खाते थे। मिस्त्री ने कई दूसरे कारखानों में मरम्मत का काम उठा लिया था। रोज किसी न किसी बहाने से खिसक जाता था। फायरमैन और मशीन मैन दिन को झूठ मूठ चक्की की सफाई करते काटते थे और रात के काम करके ओवर टाइम की मजदूरी लिया करते थे। दीनानाथ जरूर होशियार और तजुर्बेकार आदमी था, मगर उसे भी काम करने के मुकाबले में जी हाँ रटते रहने से ज्यादा मजा आता था। लाला हरनामदास मजदूरी देन में बहुत हीले हवाले किया करते थे और अक्सर काट कपट के भी आदी थे। इसी को वो कारोबार का अच्छा उसूल समझते थे। हरिदास ने कारखाने में पहुंचते ही साफ शब्दों में कह दिया कि तुम लोगों को मेरे वक्त में जी लगाकर काम करना होगा। मैं इसी महीने में अपना काम देखकर सबकी तरक्की करूंगा, मगर अब टाल मटोल कर गुजारा नहीं हो सकेगा। जिन्हें मंजूर ना हो वो अपना बोरिया बिस्तर संभाले। और फिर दीनानाथ को बुलाकर कहा, भाई साहब, मुझे खूब मालूम है कि आप होशियार और सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं। आपने अब तक यहाँ का जो भी रंग देखा वही अख्तियार किया है, लेकिन अब मुझे आपके तजुर्बे और मेहनत की जरूरत है। पुराने हिसाबों की जांच पड़ताल कीजिए। बाहर से काम मेरा जिम्मा है, लेकिन यहाँ का इंतजाम आपके सुपुर्द है। जो कुछ नफा होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा। मैं चाहता हूँ कि दादा की अनुपस्थिति में कुछ अच्छा काम करके दिखाऊं। इस मुस्तैदी और चुस्ती का असर बहुत जल्द कारखाने में नजर आने लगा। हरिदास ने खूब इश्तिहार बंटवाए। उसका असर ये हुआ कि काम आने लगा। दीनानाथ की मुस्तैदी की बदौलत ग्राहकों को नियत समय पर और किफायत में आटा मिलने लगा। पहला महीना भी खत्म ना हुआ था कि हरिदास ने नई मशीन मंगवा ली। थोड़े अनुभवी आदमी रखे, फिर क्या था, सारे शहर में इस कारखाने की धूम मच गई। हरिदास ग्राहकों में इतनी अच्छी तरह से पेश आता था कि जो एक बार उससे मुलाकात करता वो हमेशा के लिए उसका खरीदार बन जाता। कर्मचारियों के साथ उसका सिद्धांत था, काम सख्त और मजदूरी ठीक। के ऊंचे व्यक्तित्व का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ा। करीब करीब सभी कारखानों का रंग फीका पड़ गया। उसने बहुत ही कम नफे पर ठेले ले लिए। मशीन को दम मारने की मोहलत ना थी। रात और दिन काम होता था। तीसरा महीना खत्म होते होते उस कारखाने की शक्ल ही बदल गई। खाते में घुसते ही ठेले और गाड़ियों की भीड़ नजर आती थी। कारखाने में बड़ी चहल पहल थी। हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ था।
इसके साथ ही प्रबंध कौशल का ये वरदान था कि भक्ति, हड़बड़ी और जल्दबाजी का कहीं भी निशान न था। लाला हरनाम दास धीरे धीरे ठीक होने लगे। 1 महीने के बाद वो रुककर कुछ बोलने लगे। डॉक्टर की सख्त ताकीद थी कि उन्हें पूरी शांति की स्थिति में रखा जाए, मगर जब उनकी जबान खुली उन्हें एकदम को भी चैन न था। देवकी से कहा करते, सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाता है। ये लड़का मालूम नहीं क्या कर रहा है, सारा काम अपने हाथ में ले रखा है। मैंने ताकीद कर दी थी कि दीनानाथ को मैनेजर बनाना, लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं की। मेरी सारी उम्र की कमाई बर्बाद हुई जाती है। देवकी उनको सांत्वना देती कि आप इन बातों की आशंका न करें, कारोबार बहुत खूबी से चल रहा है और खूब नफा भी हो रहा है। पर वो भी इस मामले में तूल देते हुए डरती थी कि कहीं लकवे का फिर हमला न हो जाए। हूँ हाँ कहकर टालना चाहती थी। हरिदास जो ही घर में आता, लाला जी उस पर सवालों की बौछार कर देते, और जब वो टालकर कोई दूसरा जिक्र छेड़ देता तो बिगड़ जाते और कहते, जालिम, तू जीते जी मेरे गले पर छुरी फेर रहा है, मेरी पूरी पूंजी उड़ा रहा है। तुझे क्या मालूम कि मैंने एक एक कौड़ी किस मशक्कत से जमा की है। तूने दिन में ठान लिया है कि इस बुढ़ापे में मुझे गली गली ठोकर खिलावेगा, मुझे कौड़ी कौड़ी को मोहताज कराएगा। हरिदास फटकार का कोई जवाब न देता, लेकिन बात से बात बढ़ती है। उसकी चुप्पी से लाला साहब को यकीन हो जाता कि कारखाना तबाह हो गया है। एक रोज देवकी ने हरिदास से कहा, अभी कितने दिन और इन बातों को लाला जी से छुपाओगे? हरिदास ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि नई मशीन का रुपया अदा हो जाए तो उन्हें ले जाकर सब कुछ दिखा दूंगा। तब तक डॉक्टर साहब की हिदायत के अनुसार 3 महीने पूरे हो जाएंगे। देवकी, लेकिन इस छिपाने से फायदा क्या होगा जब वे 8 पहर इसी की रट लगाए रहते हैं। इससे तो चिंता और बढ़ती ही है, कम नहीं होती। इससे तो यही अच्छा है कि उनसे सब कुछ कह दिया जाए। हरिदास, मेरे कहने का तो उन्हें यकीन आ चुका। हाँ, दीनानाथ कहे तो शायद यकीन कर लें। देवकी, अच्छा तो कल दीनानाथ को यहाँ भेज दो, लाला जी उसे देखते ही खुद बुला लेंगे। तुम्हें इस रोज रोज की डांट फटकार से तो छुट्टी मिल जाएगी। हरिदास, अब मुझे इन फटकारों का जरा भी दुख नहीं होता। मेरी मेहनत और योग्यता का नतीजा आंखों के सामने मौजूद है। जब मैंने कारखाना अपने हाथों में लिया था, आमदनी और खर्च का मिसान मुश्किल से बैठता था। आज 5 का नफा है। तीसरा महीना खत्म होने वाला है और मैं मशीन की आधी कीमत भी अदा कर चुका हूँ। शायद अगले 2 महीने में पूरी किस्त भी अदा हो जाएगी। उस वक्त से कारखाने का खर्च 3 गुना से ज्यादा होगा, लेकिन आमदनी 5 गुनी हो जाएगी। हजरत देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। कहाँ हाथे में उल्लू बोलते थे, एक मेज पर बैठे आप ऊँघा करते थे, एक पर दीनानाथ कान कुरेदा करता था, मिस्त्री और फायरमैन ताश खेलते थे। बस 2-4 घंटे चक्की चल जाती थी। अब दम मारने की भी फुर्सत नहीं है। सारी जिंदगी में जो कुछ ना कर सके वो मैंने 3 महीने में कर दिखाया है। इसी तजुर्बे और कार्रवाई पर आपको इतना घमंड था। जितना काम वो 1 महीने में करते थे उतना मैं रोज कर डालता हूँ। देवकी ने भत्सनापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कोई तुमसे सीख ले। जिस तरह माँ अपने बेटे को हमेशा दुबला ही समझती है, उसी तरह बाप बेटे को हमेशा नादान ही समझता है। पर ये उनकी ममता है, बुरा मानने की बात नहीं है। हरिदास ने लज्जित होकर सर झुका लिया। दूसरे रोज दीनानाथ उनको देखने के बहाने से लाला हरनाम दास की सेवा में उपस्थित हुआ। लाला जी उसे देखते ही तकिए के सहारे उठ बैठे और पागलों की तरह बेचैन होकर पूछा, क्यों, कारोबार सब तबाह हो गया कि अभी कुछ कसर बाकी है? तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया है। कभी बात तक न पूछी, कम से कम मुझे ऐसी उम्मीद न थी। बहू ने मेरी तीमारदारी ना की होती तो मैं मर ही गया होता। दीनानाथ, आपका कुशल मंगल रोज बाबू साहब से पूछ लिया करता था। आपने मेरे साथ जो नेकियां की हैं मैं उन्हें नहीं भूल सकता। मेरा एक एक रोमा आपका एहसानमंद है। मगर इस बीच काम ही कुछ एकस था कि हाजिर होने की मोहलत न मिली। हरनाम दास, खैर कारखाने का क्या हाल है? दिवाला होने में कितना कसर बाकी है? दीनानाथ ने ताज्जुब के साथ कहा, ये आपसे किसने कहा कि दिवाला होने वाला है? इस अरसे में कारोबार में जो तरक्की हुई है आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। हरनाम दास व्यंग्य पूर्वक बोले, शायद तुम्हारे बाबू साहब ने तुम्हारी मनचाही तरक्की कर दी। अच्छा, अब स्वामी भक्ति छोड़ो और साफ बतलाओ,
मैंने ताकीद कर दी थी कि कारखाने का इंतजाम तुम्हारे हाथ में रहेगा, मगर शायद हरिदास ने सब कुछ अपने हाथ में रखा। दीनानाथ: जी हाँ, मगर मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। वही रईस काम के लिए ठीक भी थे। जो कुछ उन्होंने कर दिखाया वह मुझसे हरगिज ना हो सकता था। हरनाम दास: मुझे ये सुन सुनकर हैरत होती है। बतलाओ, क्या तरक्की हुई? दीनानाथ: तफसील से बहुत ज़्यादा होगी, मगर थोड़े से वह समझ लीजिए कि हम पहले जितना काम एक महीने में करते थे अब उतना रोज होता है। नई मशीन आई थी, उसकी आधी कीमत अदा हो चुकी है। वो अक्सर रात को भी चलती है। ठाकुर कंपनी का 5,000 मन आटे का ठेका लिया था, वह पूरा होने वाला है। जगत राम बनवारी लाल और कमसरियट का ठेका लिया है। उन्होंने हमको 500 बोरे महावर का बयाना दिया है। इसी तरह से फुटकर काम कई गुना बढ़ गया है। आमदनी के साथ खर्च भी बढ़े हैं। कई आदमी नए रखे गए हैं। मुलाजिमों को मजदूरी के साथ कमीशन भी मिलता है, मगर खालिस नफ़ा पहले के मुकाबले चौगुने के करीब हो गया है। हरनाम दास ने बड़े ध्यान से बातें सुनी। वो गौर से दीनानाथ के चेहरे की तरफ देख रहे थे। शायद उसके दिन में बैठकर सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहते थे। संदेह पूर्वक स्वर में बोले: दीनानाथ, तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन तो भी मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता, और जब तक अपनी आंखों से न देख लूंगा यकीन नहीं आएगा। दीनानाथ कुछ निराश होकर विदा हुआ। उसे आशा थी कि लाला साहब तरक्की और कारगुजारी की बात सुनते ही फूले न समाएंगे और मेरी मेहनत की दाद देंगे। उस बेचारे को ना मालूम था कि कुछ दिलों में संदेह की जड़ इतनी मजबूत होती है कि वो सबूत और दलील के हमले पर कुछ असर ही नहीं करती। यहाँ तक कि वो अपनी आंख से देखने को भी धोखा या तिलस्म समझता है। दीनानाथ के चले जाने के बाद लाला हरनाम दास कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे और फिर यकायक कराह से बग्घी मंगवाई लाठी के सहारे बग्घी में आ बैठे और उसे अपने चक्की घर चलने का हुक्म दिया। दोपहर का वक्त था। कारखाने में मजदूर खाना खाने के लिए गोल के गोल भागे चले आते थे, मगर हरिदास के कारखाने में काम जारी था। बग्घी हाथे में दाखिल हुई। दोनों तरफ फूलों की कतारें नजर आई। मालिक क्यारियों में पानी दे रहा था। ठेले और गाड़ियों के मारे बग्घी को निकलने की जगह न मिलती थी। जिधर निगाह जाती थी सफाई और हरियाली नजर आती थी। हरिदास अपने मुहर्रिर को कुछ खतों का मसौदा लिखा करता था कि बूढ़े लालाजी लाठी टेकते हुए कारखाने में दाखिल हुए। हरिदास फौरन उठ खड़ा हुआ और उन्हें हाथों से सहारा देते हुए बोला: आपने कहला क्यों ना भेजा कि मैं आना चाहता हूँ, पालकी मंगवा देता। आपको बहुत तकलीफ हुई। यह कहकर उसने एक आराम कुर्सी बैठने के लिए खिसका दी। कारखाने के कर्मचारी दौड़े और उनके चारों तरफ बहुत अदब से खड़े हो गए। हरनाम दास कुर्सी पर बैठ गए और बोरों के छत चूमने वाले ढेर पर नजर दौड़ाकर बोले: मालूम होता है दीनानाथ सच कहता था। मुझे यहाँ कई नई सूरतें नजर आती हैं। भला कितना काम रोज होता है? हरिदास: आजकल काम ज्यादा आ गया था, इसीलिए कोई 500 मन रोजाना तैयार हो जाता था, लेकिन औसत 250 मन का रहेगा। मुझे नई मशीन की कीमत अदा करनी थी, इसलिए अक्सर रात को भी काम होता है। हरनाम दास: कुछ कर्ज लेना पड़ा? हरिदास: एक कौड़ी भी नहीं, सिर्फ मशीन की आधी कीमत बाकी है। हरनाम दास के चेहरे पर इत्मीनान का रंग नजर आया। संदेह ने उस विश्वास को जगह दे दी। प्यार भरी आंखों से लड़के की तरफ देखा और करुण स्वर से बोले: बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म किया, मुझे माफ करो। मुझे आदमियों की पहचान पर बड़ा घमंड था, लेकिन मुझे बहुत धोखा हुआ। मुझे अब से बहुत पहले इस काम से हाथ खींच लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये बीमारी बड़ी मुबारक है जिसने तुम्हारी परख का मौका दिया और तुम्हें लियाकत दिखाने का। काश ये हमला 5 साल पहले ही हुआ होता। ईश्वर तुम्हें खुश रखे और हमेशा उन्नति दे, यही तुम्हारे बूढ़े बाप का आशीर्वाद है। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी मुबारक बीमारी। उम्मीद है मेरा प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।